अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल हैं। अलिफ बे स्टूडियो से गोलगप्पों के 21वें एपिसोड के साथ ज़ुबैर खालिद और मुबशिर खान हमारे साथ मौजूद हैं। सुनाएं जनाब, क्या हाल चाल है, सेहत तबीयत कैसी है? थैंक यू वेरी मच। एंड कैसा महसूस होता है जैसे फ्राइडे का दिन शुरू होता है जिस दिन आपको पता चलता है कि आज पॉडकास्ट होने वाला है, यार या आम दिनों की तरह ही? नहीं, फ्राइडे वैसे जनरली पॉडकास्ट की वजह से सिर्फ नहीं, लेकिन वीकेंड होता है तो आपको पता है वीकेंड हम पाकिस्तानियों की ज़िंदगी में या जो जॉब क्लास से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं उनकी लाइफ में वीकेंड ऑफ कोर्स एक एक्साइटमेंट का नाम है, एक रिलैक्सेशन का नाम है। आप 2 दिन के लिए किंग बनने जा रहे होते हो, मतलब किंग ऑफ योर चॉइस। शादीशुदा लोग भी वो भी किंग ही होता है। दुखती रख छेड़ दिया आपने। शादीशुदा लोगों का वीकेंड यार, कहाँ का वीकेंड? हमारे जो शादीशुदा लोग हैं उनका वीकेंड, हमारा वीकेंड जो है ना वो बड़ा एक टिपिकल है, एक हमारा एक ट्रेडिशनल वीकेंड होता है। ठीक है, जाहिर है आपने देखा होगा, हमने तो देखा है, और मे बी आप लोग जो व्यूअर्स हैं वो भी एग्री करें कि मैं जॉब क्लास से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों की बात करूं, बिजनेस क्लास या जो बिजनेस करते हैं अपना, उनकी लाइफस्टाइल शायद थोड़ी डिफरेंट हो। जॉब वाले लोग जो है यार वो वीकेंड पे क्या करते हैं, मतलब अगर मोटर ख़राब है तो प्लम्बर बुला लिया बाइक की ट्यूनिंग करवानी है, हाँ ठीक है वीकेंड पे करवा लेंगे, कर लेंगे या करवा लेंगे। हमारी कितने तो घर के यार पेंडिंग काम जो होते हैं वही फिर वीकेंड पे होता है, और क्या होता है। हमने और आपने जिंदगी के वो लम्हात भी गुजारे हैं कि जब कुछ भी प्लान नहीं होता था। लम्हात, हाँ जी। बस यही था कि उठे हैं एक दूसरे से। लम्हात वाली तरकीब बहुत अच्छी लगी आपकी, शुक्रिया। लम्हात। तो वो वाली रूटीन भी है, और फिर लाइफ इस तरह से सेट पैटर्न्स हमारे अक्सर जो है, एक पुराने बॉस, कॉमन बॉस हुआ करते थे इफ्तिखार साहब जी, तो वो यही कहा करते थे, पुत्र तो अनु करनी पाए ना नौकरी, तानु लग समझ जाए। हालांकि हम उसको भी जॉब नहीं, हम उसको जॉब नहीं समझते थे। अच्छा, ये भी एक बड़ी रॉकेट साइंस तो नहीं है, लेकिन एक साइंस है, एक फिलोसफी है, और रियल आई बिलीव इन इट कि इट डिपेंड्स ना, आप ज़िंदगी में प्रोफेशन क्या अख्तियार करते हो। अगर आप अपने पैशन को परस्यू कर लेते हो तो फिर आपको वो नौकरी कभी नौकरी नहीं लगेगी। लेकिन अगर आप बनना इंजीनियर चाहते थे और बन डॉक्टर गए हैं तो फिर आपको ऑफ कोर्स क्लिनिक में हॉस्पिटल में टाइम गुजारना आपको जॉब ही लगेगा, मतलब। तो पैशन इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई फील दोज पीपल आर वेरी लकी। मैं कह रहा हूँ उस लिबर्टी से, ये सेट पैटर्न्स वाली लाइफ के फेज के अंदर क्या मिस करते हैं उस लाइफ का सबसे ज्यादा? यार अगेन वो तो फिर होता है ना कि फिक्र नफाका जो एक लाइफ होती है, ऐश कर काका। हाँ, और फिलॉसफी है ना कि अच्छा, जिंदगी के वो कौन से साल हैं जो आपने वाकई फिक्र नफाके के उस पे गुजारे हैं? हालांकि यूजुअली मिडिल क्लास फैमिलीज, लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज की लाइफ उतनी जिंदगी के सारे साल ही फिक्र फाका थे। मैं समझता हूँ कि फ्रॉम द डे वन जब से होश संभाला, आई गेस आई वाज अ वेरी फिक्र एंड फाका ऐश कर काका टाइप। लेकिन ये है कि आई एंजॉयड the part which I enjoyed the most was when I was RJ. ओके, वो तो आपको पता ही, आप साथ ही थे। लेकिन उसके बाद अगेन जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं, जॉब करते हैं, तो फिर जाहिर है फिर सब चीज़ें चेंज हो जाती हैं। फिर आपको तो पता नहीं होगा, लेकिन जिन लोगों की शादी हुई उन्हें पता होगा, तो और तब्दीली आ जाती है। एंड देन व्हेन यू बिकम पेरेंट तो फिर तो बस प्रोग्राम बढ़ गया। वो अभी थोड़ी देर पहले जब ये आए ना तो बता रहे थे, हमारे कुछ दोस्त भी आए हुए थे जिदी, तो उनको बता रहे थे यार निकलने लगा हूँ, एक ये कर रहा था, दूसरा ये कर रहा था, तीसरा ये कर रहा था, और ऐसे हो रहा था और वैसे हो रहा था। तो वो उसने बड़ा अच्छा और यादगार जुमला बोला कि योर हाउस इज नो मोर योर हाउस। एग्जैक्टली, दैट इज समथिंग व्हिच यू नो, उस पे इन्वेजन हो चुकी है। हाँ, तो ये तो होता है जिंदगी का हिस्सा है। आप सुनाए, दिसंबर चल रहा है, और पिछले पता नहीं कितने अरसे से ये दिसंबर के साथ बारिश और भीगने का इतना एसोसिएशन, ये क्या सीन है? इस पे कोई इल्मी राय दीजिएगा। जब से इन्होंने खप डाली है ना, तब से दिसंबर ने बारिश बंद कर दी है। दिसंबर ने बारिश बंद कर दी है। लेकिन बहरहाल आज कल में प्रेडिक्शन है हमारे शहर में भी, और नॉर्थ सेंट्रल पंजाब नॉर्थ में भी बारिशों की हो सकती हैं। तो अगर हो जाए तो अच्छा है, आई गेस। आई मीन अच्छा, जो दिसंबर के साथ शायरी को जोड़ा जाता है ना, उसके पीछे 2-3 ऐसी वो क्या कह सकते हैं मुहर्रिकात हो सकती हैं। पहली चीज़ तो ये कि कुछ भी क्रिएटिव आपने करना हो ना, लिखना हो, खुसूसन जो तहरीर जो है, वो कहते हैं कि तमाम जितने भी ये फ़नून हैं उनकी कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म है। तो उसके लिए आपको कुछ आसूदगी, खामोशी और तवज्जो ध्यान लगाने के लिए ना एक पीस ऑफ माइंड चाहिए होता है, जो मुझे लगता है कि सर्दियों में और ख़ुसूसन ये दिसंबर में आके, क्योंकि दिसंबर में छुट्टियां भी हो जाती हैं यहाँ पे। पहले वैसे भी
चूँकि ब्रिटिश राज रहा है तो उस ब्रिटिश राज में ज़ाहिर है उन्होंने भी क्रिसमस की छुट्टियां करने के लिए, या उस वजह से वो वाली तहजीब और वो वाले मामलात यहाँ पे भी हैं, तो वो करने के लिए छुट्टियां तो शोर कम निस्बतन सर्दी, वो सिर्फ रीज़न नहीं होता है, और नहीं मैं और बता रहा हूँ अभी। इतना स्टीरियोटाइप क्यों कर रहे हो यार? मतलब स्टीरियोटाइप नहीं बता रहा मैं आपको। विंटर्स हैं तो विंटर्स वेकेशंस होती हैं, समर वेकेशंस होती हैं, पूरी दुनिया में होती हैं भाई। समर में आपकी होती हैं छुट्टियां 3 महीने की, विंटर में आपकी 7, 8, 10, और ये तभी क्यों होती हैं? अभी भी आपको पता है कि इसके ऊपर बहस चल रही है कि छुट्टी जो है वो ये दिसंबर वाले फेज में हो जाएगी। जनवरी और फरवरी जब सर्दी ज़्यादा होगी तब तो स्कूल्स में और इंस्टीट्यूशंस में छुट्टियां होंगी नहीं। होपफुली अगर बारिशें हो गई तो, अगर सर्दी ज़्यादा भी होगी तो आई गेस उतनी लीथल नहीं होगी जितनी इस वक्त हुई हुई है। फिर लीथल वाली बात तो बात की है, बात तो है सर्दी की शिद्दत की। सर्दी ज़्यादा जो अभी 17-18 दिन हो रहे हैं ना, छुट्टी हो रही है बच्चों को, तो आपकी बात एक्सपेक्टेड है 18 दिसंबर तक। अच्छा, दूसरी भी, मैं सिर्फ ये एक रीज़न नहीं है, मैं कह रहा हूँ कि चंद उसके मुहर्रिकात हो सकते हैं। अच्छा, फिर यूजुअली आपने देखा होगा कि एक तरकीब है जब इंसान किसी से बात करता है, यार कितने सर्द लहजे में उसने बात की, या सर्द आह भरी, तो सर्दी के साथ वो लोगों की सर्द महरियाँ याद आने लग जाती हैं। ठीक है, और फिर कुछ मौसम के अंदर एक चीज़ होती है कि जब आप ज़्यादा वक्त घर में गुजारें, गर्मी का ज़्यादा वक्त आप वैसे भी देखेंगे ना, मेल घर से बाहर ही गुजारते हैं, ठीक है, या घर में जब तक एसी ना लगा हो। तो सर्दियों से सर्द महरी एंड उससे फिर उस महबूब की सर्द महरी आपको याद आ जाती है, और उससे फिर आपको 2 लाइनर शायरी भी याद आना शुरू हो जाती है, और फिर आप वो, हाँ, तो ये चंद एक इसमें और भी हो सकती हैं वजूहात, लेकिन मेरे ख्याल से रोमांस भी उमड़ रहा होता है हमारे यहाँ। वो मैं कर नहीं सकता था, बाद में इसलिए चुप था। मैं नहीं कर सकते थे यार? आपने कहना तुम्हें कैसे पता, ये तो सिर्फ शादीशुदा लोगों का ही हक है इस बात पे। ये आप इतना मुझसे डरने लग गए हैं भाई। फीलिंग्स तो मतलब फीलिंग्स का क्या लेना देना है? यू कैन फील समथिंग, इट इज नॉट नेसेसरी दैट यू। मैं इससे डर गया ना पहले भी वो अंग्रेज वाली बात पे तंग कर, मतलब छेड़ दिया। नहीं छेड़ नहीं रहा मैं ये कह रहा हूँ कि अंग्रेज वाली बात नहीं यार, इतने स्टीरियोटाइपिंग आप ना करें। नहीं भाई, आप प्लीज खुल के बात करें, मुझसे डरने की जरूरत नहीं है यार। तो मैं बता रहा हूँ कि ये 2 लाइनर शायरी और रोमान शायरी, बारिश जो है वो तो, और उसमें फिर बारिश भी आ जाए, ठीक है, जब आप जाहिर है अपने अपने घरों में कैद हो जाएं इस तरह की मौसमी शिद्दत की वजह से, तो घर में रहते हुए आपको जाहिर है अपने उस बहुत क्लोज साथी के जिसके साथ वो मौसम के बारे में तबसरा कर सके, बात कर सके, उस मौसम की जो एक्टिविटीज हैं, आपने कुछ खाना पीना है, पकवान है, पकोड़े हैं, कॉफी है, या सर्दियों में जो है। अगर ये कहा जाए कि सर्दी या दिसंबर का जो महीना है वो उर्दू शायरी की फरोग के लिए बड़ा है अहम। सिर्फ उर्दू शायरी के फरोग की नहीं, ओवरऑल। हाँ, बारिश जो है अंग्रेजों के यहाँ तो सारा साल सर्दी रहती है यार। नहीं, सारा साल वो समर, फिर वो उनके अंग्रेजी महीनों के नाम ही ना होते। यूरोप में सर अगर आप देखें नामों का क्या लॉजिक दिया आपने मौसमों के साथ? हाँ, तो फिर वो ना रखते ना, कहते हमारे तो होती नहीं, हमारे 3 सीजन है, चौथे सीजन का नाम ही ना होता उनके यहाँ। ओके फाइन, ठीक है। कुछ है ना, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि जो वहाँ नहीं पाई जाती, तो वहाँ का जो जहाँ का नेटिव होता है उसी से मिलते जुलते नाम वो अडॉप्ट कर लेते हैं। अच्छा जी, कुछ मुद्दे हमने डिस्कस तो नहीं कर सके, हमने कहा हम अपने गोलगप्पे में करेंगे डिस्कस। उनमें सरे फहरिस्त मलकू सिंगर जो हैं वो यहाँ हमारे शहर आए हुए थे। ना छुप कुड़िए ना शर्मा कुड़िए, एवें बारी विचों चातियां ना पा कुड़िए, नी जरा सामने चबारे उत्ते आ, नी असां तेनू तकना है। वाह, यही वाले मलकू ना? जी यही वाले। और कितने मलकू हैं? एक ही तो मलकू हैं यार, मतलब आप भी कमाल करते हैं। अच्छा। लेकिन इस गाने में लिरिक्स में शायर का तखय्युल कमाल है। क्या बात, मतलब ये बातें तखय्युल में हो सकती है, हकीकत में आप कैसे कर सकते हैं? नहीं, ये तो बड़ी नेचुरल ऑब्जर्वेशन है। वो नाचते हुए कह रहा होता है जरा सामने। अच्छा, वीडियो भी अच्छा, वीडियो के ऊपर आप तबसरा कर रहे हैं, गाने के लिरिक्स के ऊपर तो वो ऐसा ही है। ना छुप कुड़िए ना शर्मा कुड़िए, एवें बारी विचों चातियां ना पा कुड़िए, जरा सामने चुबारे होते आ, नी ऐसा तेन तकना। तो ये तो बड़ी सिंपल आम नॉर्मल। अच्छा, उनके हवाले उनसे मंसूब एक अफवाह उड़ी, और आपने बताया मुझे कि अफवाह थी, लेकिन खबर तो ये थी कि उन्होंने कोई एक सियासी कंसर्ट में कोई सियासी गाना गाया, परफॉर्म किया, उसके बाद पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया। नहीं, गिरफ्तारी नहीं हुई थी। यहाँ सरगोदा में पीएचए का बता देते हैं, कैदी 804 और ये सब। अच्छा, इसका नहीं मुझे आइडिया, लेकिन वो जाहिर है वो एक सिंगर ने अगर कोई इस तरह का काम किया हो, रिसेंट किया हो, अवाम वहाँ पे मौजूद हो, आई हो, तो वो कोई ना कोई बात हुई होगी। जो पार्क्स एंड हार्टिकल्चर अथॉरिटी है पीएचए सरगोदा, उन्होंने एक लोक मेला वो पिछले 2-3 साल से मना रहे हैं, तो उसमें उन्होंने मलकू को भी बुलाया
वो वहाँ पे आए और ऑडियंस उनके बकौल जो उन्होंने बयान दिया कि ऑडियंस जाहिर है वो कंट्रोल से बाहर हो जाएगी। मेरे साथ भी एक दफ़ा इत्तेफाक हुआ है, बग्गा एक दफ़ा सरगोदा यूनिवर्सिटी में आया था, तो स्टूडेंट्स एक्साइटमेंट में इतना ज़्यादा वो क्या कह सकते हैं कि नज़्म ज़ब्त का वो दामन छोड़ देते हैं ना, और भगदड़ और बेतरतीबी स्टूडेंट हो जाएं, लोग हो जाएं। हर जगह होता है, सिर्फ हमारे यहाँ खासा है। इस खित्ते से मुराद आपकी सरगोदा शहर है, चूँकि यहाँ पे बहुत फ्रीक्वेंटली हुए नहीं, लोगों को उन डूज एंड डोंट्स का आइडिया ही नहीं हुआ। एक दफ़ा कुछ इस तरह का होता है तो और उसके ऊपर इस तरह का कोई सीन होता है और उसके बाद उसके ऊपर पाबंदी लगा दी जाती है, उसको रोक दिया जाता है। जबकि वो कंसिस्टेंसी से हो तो वो फिर जाहिर है और जो ऑडियंस या जो पब्लिक है वो उसके बारे में अवेयर होगी और वो जाहिर है एजुकेट होगी, वो उन मैनर्स को सीखेगी। ऑर्गेनाइजर्स की कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ऐसे इवेंट्स में कि जैसे अब यहाँ जाहिर है ऑर्गेनाइजर्स को ये आइडिया तो होता होगा कि यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा क्राउड को हैंडल करना, तो वो तो जाहिर सी चीज़ है कि आपको वहाँ की ऑडियंस, उस शहर के बारे में आपको नो हाउ होनी चाहिए। तो वो ऑडियंस का के बारे में उनको अगर पता है कि किस तरह की ऑडियंस है और किस तरह की नहीं भी है, आप उस इवेंट की कम से कम वो देख लें ना, उसका डेकोरम उसके एतबार से आप मेजर्स कर लें कि कहाँ पे ऑडियंस आएगी, कैसे आएगी। लेकिन बहरहाल मलकू चूँकि सरगोदा से हैं, ठीक है, और सरगोदा में ही परफॉर्म कर रहे थे, दैट इज़ द रीज़न शायद अवाम ज़्यादा ओवरवेल्म्ड होगी। और उसमें फिर अगर पॉलिटिकल कोई चीज़ आ गई, किसी ऑडियंस में से किसी ने नारा लगा दिया या वो भूल गए जज्बात में आके, फ़रत जज्बात में आते हुए, या जोश खताबत एक होती है ना, एक टर्म यूज होती है, जैसे वो टांगें कांप रही हैं, वो कांपे टांग रही हैं, तो वो जोश खताबत में जोश खताबत की गलतियां। वैसे बिलावल की तो थोड़ी सी उर्दू भी कमजोर है, मतलब ये आप तो वो तो कायदे आज़म को भी उर्दू नहीं आती थी। नहीं, मैं उसको क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वो जोश खताबत में नहीं था, वो उनकी उर्दू की कमजोरी थी यार, नहीं करें ऐसे। अच्छा चलें, मैं एक मोस्ट कॉमन आपको बता रहा हूँ, लेकिन बाज़ों का जोश खताबत में कोई वो बंदा आपको आंगन टेढ़ा याद है, मैं कह रहा हूँ वो शख्स जो कि उर्दू बड़ी रवानी से बोलता है, उर्दू की उसकी पहचान हो, उसकी भाई बहुत अच्छी बोलता है, वो जोश खताबत हो सकती है उससे। ये भी जोश खताबत की उर्दू की, लेकिन चलें आप बताएं क्या बिलावल साहब की, बिलावल भुट्टो जरदारी जो है, उनकी उर्दू कमजोर है या उन्होंने जोश खताबत में कह दिया था काम पे टांग गई हैं, टांग रही हैं, तो मेरे ख्याल में तो उनकी उर्दू कमजोर है, ये कह रहे नहीं जोश में कहा था। आपने वो आंगन टेढ़ा देखा? बिल्कुल देखा है। तो वो उसमें चौधरी साहब एक कैरेक्टर होता है। बिल्कुल। तो चौधरी साहब एक दफा इलेक्शन पे खड़े होने के चौधरी साहब का तकरीर भी सीखते हैं, जिन्होंने वो कैरेक्टर किया, वो हमारे बड़े अच्छे म्यूजिक कंपोजर भी है ना, क्या नाम है उनका? अरशद साहब, अशरफ साहब, अरशद महमूद, हाँ अरशद महमूद साहब। तो वो उसमें एक सीन आ रहा होता है, तो वो तकरीर सीखने के लिए ना शकील साहब के पास आए होते हैं, तो वो जरा शकील साहब ये मेरी तकरीर तो सुने। वो कहता है हकीकत छुप नहीं सकती बनावट के असूलों से, हकीकत छुप नहीं सकती बनावट के असूलों से, के कागज़ा नहीं सकती कभी खुशबू के फूलों से। तो ये बेसिकली जो खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज़ के फूलों से, उसको ये जोश खिताबत की गलतियाँ इस तरह की होती हैं। तो वो उन्होंने फिर उसके बाद कोई प्राइवेट एक शादी का इवेंट था, कोई मेहंदी वगैरह, वहाँ पे जाके उन्होंने क्लैरिफिकेशन की अपनी, मुझे पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया, मैं परफॉर्म कर रहा हूँ, वहाँ पे ऑडियंस के आउट ऑफ कंट्रोल। कुछ वीडियोस सर्कुलेट हो रही हैं, फराज का माजरत कता कलामी की, फराज का जुमला एक मिसरा जो है ना, अब तो बहुत ज़्यादा वो मेरे जहन में अक्सर बातों पे आ जाता है कि खलकते शहर तो कहने को फसाने मांगे। तो हम कंट्रोवर्सी इतना पसंद करते हैं ना, और वही चीज़ बिकती है जिसके अंदर कंट्रोवर्सी हो सकती है। खूबसूरत बात की है, खलकते शहर तो कुर्बतों में भी जुदाई के ज़माने मांगे। वाह वाह, दिल वो बेमहर के जीने के बहाने मांगे। वाह वाह वाह, यहाँ कुछ आगे पीछे कर रहा हूँ। और दिल किसी बात पे काने ही नहीं जाने फराज, दिल किसी बात पे काने ही नहीं जाने फराज, मिल गए तुम तो फिर और क्या न जाने मांगे। क्या कहने। तो ये उसमें वो खलकते शहर, ये तो बड़ा मजे का लगा मुझे आखिरी मिसरा। अच्छा, मुकर्रर दिल किसी हाल में काने ही नहीं जाने फराज, मिल गए तुम तो फिर और क्या न जाने मांगे। वाह, मिल गए तुम तो फिर और क्या न जाने, दिल किसी बात पे काने ही नहीं जाने। बस ज़्यादा रिपीट नहीं करो, मैंने घर भी जाना है।
ऑलराइट जनाब, थैंक यू फॉर वाचिंग एंड जॉइनिंग अस। यार बातें बहुत सारी हैं, लेकिन ये है कि ना मोमेंटम बनता है एक। मेरा ख्याल है कि जो लोग गुफ्तगू सुनने का हौसला रखते हैं आई गेस वो लोग हमारे साथ जुड़े रहते हैं। उन सबका बहुत शुक्रिया, आपका भी शुक्रिया। शेयर कीजिए। मखदूम सीमा बुखारी हमारे साथ हैं, हमारे बड़े अच्छे दोस्त। थैंक यू फॉर वाचिंग एंड थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। इसके अलावा हमजा नूर हैं, आपका बेहद शुक्रिया। इसके अलावा शाह मुराद हैं, वो हमें देख रहे हैं। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। मखदूम साहब देख रहे हैं और अनीस अकरम साहब हमें देख रहे हैं। अनीस भाई थैंक यू, बहुत शुक्रिया। हमारे सरगोदा के बड़े ही हर दिल अजीज़ भी सही और बड़े मतलब एक प्रोफेशनल जो जर्नलिस्ट है वो हैं, 92 न्यूज़ के साथ काम भी कर रहे हैं। और अनीस भाई भी अक्सर व बेशतर बड़े वो ज़ाहिर है सियासी किस्म के उनके इनकी ग्रिप है, और जो भी मुद्दे होते हैं, मसाइल होते हैं, तो इनको किसी दिन हम जहमत देंगे। और आपको तो मालूम ही है कि किस वजह से हम रुके हुए हैं। जी जी बिल्कुल, तो होपफुली थैंक यू। इसके अलावा हाजी खलील साहब हमें देख रहे हैं। अंकल आपका बेहद शुक्रिया, आप हमें देख रहे हैं, आप भी शेयर करें। और इसके अलावा क्या मुद्दा है हुजूर आपके पास? जी इस साल बहुत 2023 क्योंकि अपने अख्ताम को है, ऑलमोस्ट 15 दिसंबर आज है, एंड वी हैव यू नो ऑन जस्ट 15 और 16 डेज लेफ्ट टू गो इनटू दिस टू द न्यू ईयर विच इज़ 2024। लेकिन ये साल जहाँ बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आपको पता है हर साल कुछ लोग हमें छोड़कर चले जाते हैं इस दुनिया से। उनमें 3 बहुत अहम शख्सियात पाकिस्तान की अगर हम बात करें, और बहुत ही नायाब लोग हमें छोड़कर चले गए। और तीनों का नाम ऐसा है, आई गेस हमारी एज ग्रुप के भी और इवन जो यंगर जनरेशन है वो भी इन तीनों नामों से वाकिफ़ होगी, आर्ट और लिटरेचर से जिनको शगफ़ है, जिसमें सर फ़हरिस्त अमजद इस्लाम अमजद साहब हमें छोड़कर चले गए। और मेरे बहुत बहुत फेवरेट हर दिल अजीज़, कमाल के सदाकार, अदाकार, मेज़बान, वॉइस या वोकल एक्सप्रेशंस में अगर मैं किसी से मुतासिर हूँ, मैं कोई ये नहीं कह रहा कि मैं बहुत ख़ुद को बहुत बड़ा आर्टिस्ट हूँ, बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ दिस इंडस्ट्री वॉइस और वोकल्स की, मैं अगर किसी से इंस्पायर हूँ और क्या कहते हैं इश्क की हद तक, वो ज़िया मोइनुद्दीन साहब। मतलब उनकी तहतुल लफ्ज़ में जो अल्फाज में जो शायरी है, जो नसर है, तो मैं तो सुन के कई दफ़ा मुझ पर तारी हो जाता था, तो मैं रिकॉर्डिंग्स भी करता था और मैं उनका वो लहजा अडॉप्ट कर रहा होता था। तो फिर वो इतने बड़े आर्टिस्ट हैं, आई मीन कि इस तरह के लोगों को अगर आप इंस्पिरेशन मानते हैं और इनको अडॉप्ट फॉलो करते हैं, तो उनको तो आप शायद ना पहुंच सके, लेकिन उनके तोफ़ैल आपको कोई ना कोई ऐसी अपनी जहत दरियाफ़्त हो जाती है, कोई अपनी आप ऐसी एक क्वालिटी या कोई तरीका दरियाफ़्त कर लेते हैं जो आपको फिर थोड़ा सा डिफरेंशिएट या जैसे कहते हैं ना उर्दू में मुमताज़ करता है। तो ज़िया मोइनुद्दीन साहब इज़ वन ऑफ देम एंड अ वेरी लेजेंडरी एक्टर। जब रिपीट में चला था ना अंधेरा उजाला पाकिस्तान टेलीविज़न पर, तब हमने देखा, ज़ाहिर है वो तो जो फर्स्ट टाइम ऑन एयर हुआ था, वी वर नॉट इवन इन दिस वर्ल्ड, लेकिन वो उसमें जो एक ज़बरदस्त कैरेक्टर उन्होंने प्ले किया, कवी खान साहब की मैं बात करूँ, वो भी हमें छोड़कर चले गए, ग्रेट एक्टर। तो ये सब कॉन्टिनेंट की उर्दू हिंदी जहाँ जहाँ बोली जाती है, वहाँ जो लोग आर्ट और लिटरेचर के साथ शगफ़ रखते हैं, फॉलो करते हैं चीज़ों को, ये 3 नाम दुनिया के हर कोने में जहाँ उर्दू हिंदी बोली जाती है, अमजद इस्लाम अमजद साहब और ज़िया मोइनुद्दीन साहब। आप देखें हॉलीवुड तक में हमारे अगर कोई पाकिस्तान का आर्टिस्ट जिसने परफॉर्म किया हो, ही इज़ वन ऑफ दैम। और उस टाइम पे तो ही वाज ओनली वन ऑफ दैम। तो अब बाद में तो फिर बहुत सारे लोग हॉलीवुड में अपीयर हुए प्रोजेक्ट्स में वहाँ पे, लेकिन ज़िया मोइनुद्दीन वाज द फर्स्ट पाकिस्तानी एवर अपीयर्ड इन हॉलीवुड सिनेमा। तो ये बहुत ही बड़े लोग हमें छोड़कर चले गए। सो ये एक बड़ी, आप क्या कहेंगे भाई? वही ना कि सिर्फ हमारे मुल्क का ये सरमाया है, ये तो बैनुल-अक़वामी सरमाया है। जैसे यूनेस्को की तरफ से अक्सर कुछ मकामात होते हैं ना जिनको बैनुल-अक़वामी विरसा करार दे दिया जाता है, तो तीनों शख्सियात ऐसी हैं और अपनी अपनी अलहदा फील्ड में उन्होंने एक नए स्टैंडर्ड सेट किए हैं, और जाहिर है उनको अचीव करना कोई भी दावा नहीं कर सकता। अमजद साहब जितना खूबसूरत लिखते हैं और जो उनका अंदाज़े बयां और जिन जज्बात को जितनी खूबसूरती से वो बयान करते हैं ना, बहुत सारी उनकी रोमांटिक नज़में। फिर मुझे याद है कि उनका एज अ ड्रामा राइटर वारिस ड्रामा अमेजिंग,
वो कहते थे कि वो वाकई ऐसा ड्रामा था कि जब वो लगता था तो सड़कें सुनसान हो जाती थी अक्रॉस द बॉर्डर। और वो मुझे याद है कि हमने वो देखा था मीडीज प्राइम टाइम शुरू किया था पीटीवी वर्ल्ड में, हमने ऑफ कोर्स ये ड्रामा रिपीट में ही देखे हैं, बिल्कुल, लेकिन दीज आर यू नो सम क्लासिक वर्क बाय दीज आर्टिस्ट। तो वारिस उनमें से एक था। वारिस उनमें से एक है। कवि साहब की ड्रामों से ज्यादा मुझे मेमोरी जो रिकॉल होती है तो वो मूवीज की होती है, क्योंकि वो पुरानी मूवीज यूजुअली उसमें भी अक्सर मूवीज में, क्योंकि वो कैरेक्टर उनका बड़ा पॉपुलर हो गया था, तो वो पुलिस के वो उस दौर की फिल्मों में आए हैं, बिल्कुल एज अ हीरो भी आए हैं, यस एज अ हीरो भी आए हैं, कैरेक्टर रोल्स में भी आए हैं। और जो होती थी ना मूवीज जिसमें होता था डिप्टी, तो वो डिप्टी जो होते थे वो कबीर खान साहब होते थे। मारो डिप्टी। नहीं, पंजाबी सिनेमा तो थोड़ा सा कम किया है इन्होंने, लेकिन बड़े मतलब वहीद मुराद साहब के अक्सर फिल्मों में ये दोस्त रहे हैं, बड़े मेन लीड भी आए हैं, मल्टी टैलेंटेड आर्टिस्ट थे, थिएटर भी करते रहे, हिंदको, उर्दू, पंजाबी काउंट कर लें ये लैंग्वेजेस। और लास्ट इनका प्रोजेक्ट था कैनेडियन मूवी इन्होंने की, आई गेस वो फिर रिलीज यहाँ नहीं हो पाई, लेकिन समवेयर ऑन यूट्यूब है, और वो बड़े ही एक सीरियस सब्जेक्ट पे मूवी थी। सो खुदा और मोहब्बत उनका मेरा ख्याल है रिसेंटली जो सीजन 1 में वो थे, ग्रेट एक्टर, वो बड़ा एक फिनोमिनल जो बहुत पॉपुलर है अभी की जनरेशन ज्यादा। मेरा ख्याल है कि हमारे यहाँ यार एक बड़ा ना डिलेमा है, मे बी आप एग्री भी करें, बल्कि आई गेस आप तो एग्री करेंगे और बहुत सारे लोग एग्री करेंगे। वो डिलेमा ये है कि हमारे यहाँ इतनी बड़ी शख्सियात हैं आर्ट एंड कल्चर में, लेकिन उस तरह से रुझान नहीं है, हमारी प्रायोरिटी नहीं है जो कि फिर होनी चाहिए। एक दौर में हमारे यहाँ भी बात चली थी कि सॉफ्टवेयर इमेज ऑफ पाकिस्तान, तो यार ये जो लोग हैं आई मीन इनके नामों पर आर्ट गैलरीज होनी चाहिए, म्यूजियम होने चाहिए, इंस्टीट्यूट्स होने चाहिए, मैं तो कहूँगा शाहराएँ होनी चाहिए। ये लोग क्योंकि इंस्टीट्यूशन का दर्जा, शाहराएँ हो ना हो, इंस्टीट्यूट्स वाली वो बहुत खूबसूरत होनी चाहिए। और ये पाकिस्तान में एक दौर था ना, हम अक्सर बात किया करते थे रेडियो में, जब शुरू में लोग आके पूछा करते थे, तो जो नापा है कराची के अंदर, तो मेरा ख्याल है कि कम से कम हर डिवीजन के अंदर कोई एक परफॉर्मिंग आर्ट का इंस्टीट्यूशन होना चाहिए। और फिर अगर आर्ट्स काउंसिल हैं उनको वो दे रहे हैं तो उनमें इन लोगों के बिल्कुल होने चाहिए। बाकी अमजद साहब को मैंने अच्छा, तो आपने कहा ना 2-3 मुशायरों में मुझे याद भी पड़ता है कि मैंने सुना भी हुआ है। बिल्कुल, आपको ये शर्फ हासिल है। और ये वही दौर है कि जब मैं आपको कहता था कि मुझे भी पास दे, मैं भी आना चाहता हूँ, तो आप कहते थे लाला बहुत सख्ती है। नहीं, सख्ती है नहीं है, हमारे शहर के लोग समझ गए होंगे कहाँ पे उनके मुशायरे हुए, कहाँ वो आए। मुझे सिर्फ एक अनवर मकसूद साहब जो हैं, जो बनियान लैंड जानते हो, बनियान लेके उनके मुशायरे में शिरकत का शर्फ हासिल हुआ, बड़ा मज़ा आया, बहुत मज़ा आया। तो वाकई में ये वो लोग हैं और इंस्टीट्यूशन है अपनी ज़ात में, अपने काम में, इनके नाम पे आई गेस इंस्टीट्यूट्स होने चाहिए। आपने कहा ना कि एक जुमला शेर का मिसरा के बहुत आजकल जहन में रहता है, तो अमजद इस्लाम अमजद साहब एक नज़्म है, उसमें एक मिसरा है, तो वो तो मैं बहुत डेली लाइफ के अंदर बहुत सारी दफ़ा ऐसा होता है कि आप ऐसी सिचुएशन में आ जाते हैं कि बेसाख्ता वो लबों पे आ जाता था मेरे, कि तुमसे क्या कहें जाना इस कदर झमेले में, जिंदगी के मेले में। ये इतनी खूबसूरत एक एक्सप्रेशन है कि जब कोई मुझसे हार्ड क्वेश्चन पूछता है और उसकी एक लंबी चौड़ी एक्सप्लेनेशन होती है, तो मेरे मुंह पे यही आ जाता है कि तुमसे क्या कहें जाना इस कदर झमेले। उन्होंने कितनी आसान कर दिया ना एक्सप्रेशन हम जैसे लोगों के लिए, वरना तो हम सोचते रहते कि कोई पूछता और कैसे बताते, कैसे बयान करते। आपने ज़िया मुहिउद्दीन साहब के हवाले से कुछ नहीं? मैं उस तरफ आ रहा था, लेकिन उसी दौरान जो है वो मुझे अमजद साहब की एक नज़्म याद आ गई, जो कि मैं अक्सर बड़े तेज ज़मीन वाल आपने नज़्म निकाली, हालांकि तय ये हुआ था कि अमजद इस्लाम साहब की नज़्म मैं पढ़ूंगा। वो आपने अपनी पढ़नी है, मैंने अपनी दोनों आपको बोर करेंगे फिर, इसका मतलब है। ओके, नहीं, मैं अक्सर ना स्टूडेंट्स जो हैं उनको अक्सर ये सुना रहा होता हूँ, जो एग्जामिनेशन हॉल के अंदर जी वो कोशिश कर रहे होते हैं ना देखने की इधर उधर कनखियों से, तो मैं उनको ये अक्सर एक मिसरा इसका सुनाया करता हूँ। और अब वो सारी की सारी नज़्म सुनानी पड़ेगी जी, अब आ गई है तो अब तो सुनानी पड़ेगी जी। कहते हैं, बेनिगाह आंखों से देखते हैं पर्चे को, बेख्याल हाथों से अनबुने से लफ्ज़ों पर उंगलियां घुमाते हैं, यहाँ सवाल नामे को देखते ही जाते हैं, सोचते नहीं इतना जितना सर खुजाते हैं, हर तरफ कनखियों से बच बच आके तकते हैं, दूसरों के पर्चों को रहनुमा समझते हैं। वाह, शायद इस तरह कोई रास्ता ही मिल जाए, बेनिशान जवाबों का कुछ पता ही मिल जाए, मुझको देखते हैं तो यूं जवाब कापी पर हाशिए लगाते हैं, दायरे बनाते हैं,
जैसे उनको पर्चे के सब जवाब आते हैं। वाह। इस तरह के मंजर मैं इम्तहान गाहों में देखता ही रहता था। नकल करने वालों के नित नए तरीकों से आप लुत्फ लेता था, दोस्तों से कहता था। किस तरफ से जाने ये आज दिल के आंगन में एक ख्याल आया है, सैकड़ों सवालों सा एक सवाल लाया है। वाह। वक्त की अदालत में, जिंदगी की सूरत में, वाह। ये जो तेरे हाथों में एक सवाल नामा है, किसने ये बनाया है, किस लिए बनाया है, कुछ समझ में आया है? वाह वाह। जिंदगी के पर्चे के सब सवाल लाजिम हैं, सब सवाल मुश्किल। बेनिगाह आंखों से देखता हूँ पर्चे को, वाह वाह वाह। बेख्याल हाथों से अनबुने से लफ्ज़ों पर उंगलियां घुमाता हूँ। कोई देखता है तो दायरे बनाता हूँ, वाह। हाशिए लगाता हूँ, वाह वाह। यहाँ सवाल नामे को देखता ही जाता हूँ। बहुत खूबसूरत नज़्म, लेकिन मुझे माजरत के साथ जहन में आया कि ये तो अक्सर लाइफ में हमने भी एक्सपीरियंस किया कि ये जो सवालनामा थमाया है, ये किसने बनाया है, ये आउट ऑफ कोर्स आया है, इसमें हमारा फेल होना तय पाया है। ऐसा है बस। लेकिन होता है, कहते हैं व्हाट यू सीक इज ऑलवेज विद ऑलरेडी विद इन यू। बस हम ना गौर नहीं करते। तो हुजूर आप भी अता कीजिए अमजद साहब की। मैं तो वो कौन सी नज़्म थी, मैं तो भूल भी गया। मैंने इस दौर से चाहा तुझे अक्सर जाना। हाँ, मेरी ज़िंदगी की पहली नज़्म मुझे किसी ने ना उस दौर में कह दिया कि व्हाई डोंट यू ट्राई पोइट्री। तो मैंने कहा यार आई एम नॉट वेरी इनटू पोइट्री। मैं कहता हूँ हुस्ने समात है आप लोगों की, उन तमाम लोगों की जो तारीफ कर जाते हैं। हुस्ने समात। हाँ वो है। वो क्या था? वो क्या था यार? वो मैंने स्क्रीनशॉट भेजा था। हुस्ने जसारत, हुस्ने करम, हुस्ने नज़र नहीं, हुस्ने करम नहीं आपका इस पे आएंगे, दोबारा लिख लो यहाँ पे हुस्ने करम। ओके, इस पे आएंगे। लेकिन बहुत शुक्रिया। और देखिए ये तो अल्लाह की, ऊपर वाले की, क्रिएटर की अता होती है कि आपको किसी भी वस्फ के साथ जो है ना वो पैदा कर दे। कहते हैं ना कि टैलेंट इज़ आइदर यू बोर्न टैलेंटेड और नॉट। तो एक अक्वायर टैलेंट भी होता है। ये भी याद है हम जिस चीज़ को बड़ा डिस्कस करते थे यार, ये मैंने इस तौर से तुझे अक्सर चाहा है जाना, ये मोहसिन नकवी टाइम पूरा हो गया। ये मोहसिन शायद मोहसिन साहब की हो। हाँ ये तो बिल्कुल मुझे यार मैंने इस तौर से चाहा है जाना पे लेके ये मोहसिन नकवी। लेकिन चलिए मोहसिन की सुना सर। मैं इनकी नज़्म है अमजद इस्लाम अमजद साहब की, जो मेरी नज़र से गुजरी और मैं फर्स्ट टाइम ही पढ़ूंगा। ये भी बड़ा रिस्क होता है। तो फिर ऐसा रिस्क ना ले। नहीं कोई भी रिस्क नहीं। मैं ज़िया साहब पे बात शुरू करूँ? जी एक सेकंड आप मुझे दे दें। काट देना यार, पोस्ट वाले जो भी हमारे एडिटर हैं। हाँ काट दीजिएगा। चलें आप अमजद इस्लाम अमजद साहब की जो नज़्म है वो मैं आपको ज़रूर सुनाऊंगा। लेकिन इस वक्त बात हो रही थी ज़िया मोहिद्दीन साहब की। सर उनके हवाले से। ज़िया साहब कमाल। मैं कहता हूँ कि मैं पिछले दिनों ना किसी ने, बल्कि मुझसे एक दोस्त हैं हमारे उमर अजीज़ साहब, तो वो मुझे ना एक तस्वीर दिखाई, कहते हैं ज़ुबैर भाई इस शख्स को जानते हैं, इसकी कोटेशंस बहुत मशहूर हैं। तो वो मॉर्गन फ्रीमैन साहब थे। तो मैंने कहा सर ये मॉर्गन फ्रीमैन है हॉलीवुड में, मतलब ऐसे ही हैं जैसे बॉलीवुड में आप अमिताभ बच्चन कह लें जी, और पाकिस्तान में आप ज़िया मोहिद्दीन साहब। वाह वाह, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत खूबसूरत। तो वाकई में ये एक क्लास के लोग हैं। मॉर्गन फ्रीमैन आप देखें, जितनी डॉक्यूमेंट्रीज आजकल बन रही हैं उसके बैकग्राउंड में क्या एक्सप्रेशन होता है, क्या वो नरेशन होती है, और देख के मज़ा आ जाता है। सेम इज़ द केस विद अमिताभ बच्चन। ही इज़ अ ग्रेट बॉलीवुड सुपरस्टार ऑफ हिज टाइम एंड अ ग्रेट एक्टर टू। बड़े चैलेंजिंग रोल किए। एंड फिर अगर हम पाकिस्तान से ज़िया मोहिद्दीन साहब की बात करें तो ये एक ही क्लास है। मुझे याद है उन्होंने वो इतने क्रिएटिव किस्म के काम भी किए। पीटीवी के ऊपर इंडियन कंटेंट चला दिया शोएब मंसूर साहब के साथ मिलकर। उन्होंने ना ऑडियंस भी ग्रैब कर ली, और वो असली नकली वाला वो शुरू उन्होंने किया था। फिर उसके बाद मैंने उनको देखा, उन्होंने थिएटर भी किया और सीरियस संजीदा इंग्लिश थिएटर किया। वो मैकबेथ एक बहुत मशहूर है शेक्सपियर का, तो शेक्सपियर का वो बड़ा उनका कमाल। और फिर जाहिर है सबसे ज़्यादा तो मुझे उनका तहतुल लफ्ज़ ही पसंद आता था, खुसूसन जो मर्सी और नोहे उन्होंने पढ़े हैं, वो भी
चीज़ों को जिस तरह से वो बयान किया, मीर अनीस और मीर दबीर जो हैं, बल्कि वो एक डॉक्यूमेंट्री है पाकिस्तान टेलीविज़न की जिसमें बैकग्राउंड में नरेशन सारी ज़िया मोहिउद्दीन साहब की आवाज़ में है, जो कि सफ़र शाम वगैरह ज़ियारात के हवाले से, और बहुत ही खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। उसके अलावा फिर जश्न रेख्ता के साथ जो इनकी आखिर में वो रही, और एक्सप्रेशन जो उन्होंने समझाया ना वॉइस ओवर आर्टिस्ट के तौर पे, जो एक्चुअली में देखें एक चीज़ होती है, कुछ चीज़ें जो नाकाबिले बयान होती हैं वो फ़ील की जा सकती हैं, लेकिन उन चीज़ों को भी अगर कोई बयान कर दे तो वो बहुत बड़ी बात होती है, और वो उसमें ट्रू मैस्ट्रो होता है। तो उन्होंने वो एक उनका बड़ा मकबूल क्लिप था ना कि फिर कोई आया दिलेजार नहीं कोई नहीं, ठीक है, झोंका होगा जो गुजर जाएगा, तो उसको एक्सप्रेशन दे के जिस तरह से उन्होंने समझाया, फिर कोई आया दिलेजार नहीं कोई नहीं, या फिर ख्वाब ले लो ख्वाब, वो जिस तरह से वो बनाते थे हसन कूजागर। अब देखा, मैं वही ढूंढ रहा था लेकिन वो मैं उस नज़्म से शायद उस तरह से मुतासिर ना होता, मैं ये भी बताऊं। आप ज़रूर यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा हसन कूजागर, ज़िया मोहिउद्दीन साहब की आवाज़ में सुनिएगा और फिर बताइएगा आपको कैसी लगी। द वे ही recited that poem was amazing। और फिर नून मीम राशिद साहब की शायरी और उनके ख्यालात को जानने का इत्तेफाक भी इसी तरह हुआ कि जब मैंने उनकी आवाज़ में सुनी एंड रश्ड टुवर्ड्स द नेम ऑफ द पोएट, दैट हु इज़ द पोएट, तो वो कमाल है, बहुत ही खूबसूरत नज़्म। ले लो ख्वाब। तो सुनाइए, अब आपकी बारी है, इतनी देर में तो आपको पहुंच जाना चाहिए था। कहाँ पहुंच जाना चाहिए था? उस तक। लाला की आवाज़ शाहरुख खान जैसी है। ये कौन है? जुनैद टीपू। अजमल ये वही शख्स है जो अभी हमें कह के गया। अच्छा मैं चलता हूँ। हाँ, अजमल शाह यूसुफ जी कह रहे हैं काफ़ी देर के बाद देखा है डार्लिंग। किसको? अजमल शाह यूसुफ जी। तो किसे कह सकते हैं, कौन डार्लिंग लग रहा है हम दोनों में से, बताएं ज़रा आप। Of course। अच्छा, जुनैद टीपू कह रहे हैं जीते रहें भाइयों। अच्छा टीपू, बड़ी बात है, हम पिछले दिनों ही ना सोच रहे थे कि यार टीपू जो है ना वो काफ़ी दिन से अते पते में नहीं है, जद्दड़ से भी मैं पूछ रहा था। मारिया फ़खर कह रही हैं ज़ुबैर खालिद सर मैं आपकी बचपन से फ़ैन हूँ, रेडियो पर जब आप बहुत फेमस होते थे बड़ा दिल था आपका शो करते तो हुए आपने ना वो प्रोग्राम हमारा जो है ना बस ये बड़ा दिल था कि आपको प्रोग्राम करते हुए देखूं, आज ये पूरा हो रहा है इतनी मुद्दत के बाद। बस वो कहते हैं ना ख्वाब देखते रहें, कब पूरे हो जाएं यू नेवर नो, और कैसे पूरे हों आप, ज़िंदगी शर्त है ख्वाब देखते रहने का। सरमत जट हैं हमें देख रहा है, आपका बहुत शुक्रिया। एक और कमेंट था वो गालिबन अनीस भाई का था और वो उन्होंने बड़ी दिलचस्प बात की है, मैं चाहूँगा कि उसके ऊपर भी थोड़ी सी। अच्छा मैं कुछ थोड़ी सी मुख्तसर सी जो है ना वो ज़िया मोहिउद्दीन साहब को डेडिकेट करना चाहूँगा। यू नो जस्ट आई एम इंस्पायर्ड बाय हिज वर्क। तो ये नहीं है कि मैं कोई मतलब ये मैं जसारत ही करने लगा हूँ, तो कानों को हाथ में कैसे लगाऊँ, मैंने हेडफोन लगाए हुए, लेकिन बहुत ही खूबसूरत नज़्म है। माइक्रोफोन को हाँ बहुत ही खूबसूरत नज़्म है और उनकी आवाज़ में तो और ही कमाल जादू, आप वो ज़रूर सुनिएगा। लेकिन फ़िलहाल हम यहाँ पर हैं तो हम सुनाएंगे हसन कूजागर, नज़्म का नाम है नून मीम राशिद। जहाँज़ाद नीचे गली में तेरे दर के आगे, ये मैं सूख्ता सर हसन कूजागर हूँ। तुझे सुबह बाज़ार में बूढ़े अत्तार यूसुफ की दुकान पर मैंने देखा, तो तेरी निगाहों में वो ताबनाकी थी, मैं जिसकी हसरत में 9 साल दीवाना फिरता रहा हूँ। जहाँज़ाद 9 साल दीवाना फिरता रहा हूँ। ये वो दौर था जिसमें मैंने कभी अपने रंजूर कूज़ों की जानिब पलट कर ना देखा। वो कूज़े मेरे दस्ते चाबुक के पुतले, गिलो रंगो रोगन की मखलूक़े बेजां, वो सरगोशियों में ये कहते हसन कूजागर अब कहाँ है। वो हमसे खुद अपने अमल से खुदावंद बनकर खुदाओं की मानिंद है रुए गर्दां। जहाँज़ाद 9 साल का दौर यूं मुझ पे गुजरा कि जैसे किसी शहरे मदफून पर वक्त गुजरे। तगारों में मट्टी कभी जिसकी खुशबू से राफ्ता होता था मैं, संगबस्ता पड़ी थी सराही ओ मीना ओ जाम ओ सबू ओ फानूस ओ गुलदां, मेरी हेज माया मईशत के इजहारे फ़न के सहारे शिकस्ता पड़े थे। मैं खुद में हसन कूजागर पाबा गिल खाक बरसर बरहना, सरे चाक जूलिदा मुँह सर बजानू,
किसी गमज़दा देवता की तरह वहामे के गिलोला से ख्वाबों के सयाल कूज़े बनाता रहा था। जहांज़ाद 9 साल पहले तू नादां थी, लेकिन तुझे ये ख़बर थी कि मैंने हसन कूज़ागर ने तेरी काफ सी उफ़क़ताब आँखों में देखी हैं वो ताबनाकी कि जिससे मेरे जिस्मो जाँ अब्रो महताब का राहगुज़र बन गए थे। जहांज़ाद बगदाद की ख्वाबगू रात, वो रूदे दजल्ला का साहिल, वो कश्ती, वो मल्हा की बंद आँखें, किसी खस्ता जाँ रंज भर कूज़ागर के लिए एक ही रात वो कोहराबा थी कि जिससे अभी तक है पैवस्त उसका वजूद, उसकी जा, उसका पैकर। मगर एक ही रात का ज़ौक़, दरिया की वो लहर निकला, हसन कूज़ागर जिसमें डूबा तो उभरा नहीं है। जहांज़ाद उस दौर में हर रोज़ वो सूख्ता बख्त आकर मुझे देखती, चाक परबावा गुल सरबजानू तो शानों से मुझको हिलाती, वही चाक जो साल हर साल जीने का तन्हा सहारा रहा था, वो शानों से मुझको हिलाती। हसन कूज़ागर होश में आ हसन, अपने वीरां घर पर नज़र कर, ये बच्चों के तनूर क्यों कर भरेंगे हसन, ए मोहब्बत के मारे मोहब्बत अमीरों की बाजी। हसन, अपने दीवारों दर पर नज़र कर, मेरे कान में ये नवाए हज़ीं यूँ थी जैसे किसी डूबते शख्स को ज़ेरे गर्दाब कोई पुकारे। वो अश्कों के अंबार फूलों के अंबार थे, हाँ, मगर मैं हसन कूज़ागर शहर वहाम के उन ख़राबों का मजजूब था जिनमें कोई सदा, कोई जुम्बिश, किसी मुर्ग़ परां का साया, किसी ज़िंदगी का निशान तक नहीं था। जहांज़ाद, मैं आज तेरी गली में यहाँ रात की सर्दगू तीरगी में तेरे दर के आगे खड़ा हूँ। सरो मुँह परेशान दरीचे से वो काफ की सी तलिस्मी निगाहें मुझे आज फिर झांकती हैं। ज़माना जहाज़ाद वो चाक है जिस पे मीनाओ जामो सबू और फ़ानूस व गुलदां की मानिंद बनते बिगड़ते हैं इंसान। मैं इंसान हूँ, लेकिन ये 9 साल जो गम के कालिब में गुज़रे, हसन कूज़ागर आज एक तौदाए खाक है जिसमें नम का असर तक नहीं है। जहाज़ाद, बाज़ार में सुबह अत्तार यूसुफ की दुकान पर तेरी आँखें फिर एक बार कुछ कह गई हैं। इन आँखों की ताबिंदा शोखी से उठी है फिर तौदाए खाक में गम की हल्की सी लर्जिश, यही शायद इस खाक को गुल बना दे। तमन्ना की वुसअत की किसको ख़बर है जहांज़ाद, लेकिन तू चाहे तो बन जाऊँ मैं फिर वही कूज़ागर कि जिसके कूज़े से थे हर काख़ो कू, हर शहरो करिया की नाजिश, थे जिनसे अमीरो गदा के मसाकिन दरख्शां। तमन्ना की वुसअत की किसको ख़बर है जहांज़ाद, लेकिन तू चाहे तो मैं फिर पलट जाऊँ उन अपने महजूर कूज़ों की जानिब, गिलोला के सूखे तगारों की जानिब, मईशत के इजहार फ़न के सहारों की जानिब, कि मैं इस गिलोला से, इस रंग व रोगन से फिर वो शरारें निकालूं कि जिनसे दिलों के ख़राबे हों रोशन। जहांज़ाद। तो थैंक यू वेरी मच हौसले से सुनने के लिए। लेकिन ड्रीम कम ट्रू मैं इसको रिकॉर्ड भी करना चाहता था, हो गया। द पॉइंट इज़ जी, आपका बहुत शुक्रिया, क्योंकि मैं ये बता दूं कि यहाँ तक कि उर्दू में पहुँचने में भी ज़ुबैर का बड़ा हाथ है। मुझे याद है कि नज़्म मुझे बड़ी अच्छी लगी एंड आई जस्ट वांट टू एक्सप्लोर इट। तो ये सारी इनकी हेल्प थी, हम बैठे थे, इन्होंने मुझे समझाया, सॉरी बहुत सारे लफ्ज़ों के तलफ़ुज़ मायने सब इन्होंने बताए। तो ना करो, लोगों ने कहना आज मैंने जितनी गलतियां की है मैं उनका नहीं उसमें फिर अगर ये है तो उन्हें कहना नहीं जितनी जिस हद तक मैं पढ़ पाया भूल गया हूँ सर। वो आप भूल गए ये? नहीं, आप कहें कि मैं बीच में भूला हूँगा। नहीं मैं भूला नहीं हूँ, लेकिन ये है कि जिस थोड़ी बहुत जो मैंने पढ़ ली वो द क्रेडिट गोज़ टू यू। नहीं आप थैंक यू वेरी मच। वो ਕੀ ਹੁਣ ਕਹੀਏ, ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਅਮਾਨੁੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਾ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਪੂਰੇ ਸਰਗੋਦੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ नहीं ये रियलिटी है, कमे ला के तो फिर वो कीता। बहरहाल सरमद जट हमारे साथ दे रहे हैं, कहते हैं हेलो मुबशर भाई कैसे हैं आप, और इसके अलावा मज़हर हुसैन हमें देख रहे हैं, आपका भी बेहद शुक्रिया। अच्छा, सरगोदे के मुंडे कुछ छाए हुए हैं, आपको पता? मुंडे छाए हुए हैं या सरगोदे के मुंडे छाए हुए हैं? छाए तो हुए हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है ना? या देखें छाए नहीं हुए आप क्या कह रहे हैं? अच्छा
तो सरगोदे के मुंडे छाए हुए हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो टेस्ट सीरीज चल रही है। जी दैट्स अ वेरी अमेजिंग डेवलपमेंट। पाकिस्तान का जो टेस्ट मैच हो रहा है ऑस्ट्रेलिया में, उसके अंदर ऑफ कोर्स एक तो स्कोर तो बहुत ज़्यादा बना दिया उन्होंने, 487 पे जाके पहली इनिंग में आउट हुए हैं। बस इतना तो हम इसमें उसमें वनडे में खा रहे थे, तो फिर टेस्ट में बनाया। एक इनिंग का है। आपको लगता है हमारे टीम में, अब मुझे नहीं पता, आज हमारे पास एक्सपर्ट भी नहीं है, लेकिन आई विश कि हमारी टीम परफॉर्म करे, हमारे लड़के परफॉर्म करें, स्पेशली जो डेब्यू कर रहे हैं अगर बैटिंग में भी कोई तो। लेकिन 487 इज़ अ गुड स्कोर। आई मीन इन द फर्स्ट इनिंग 2 दिन में, 1 दिन में 2 दिन में, पहली इनिंग में बेसिकली ऑस्ट्रेलिया की इनिंग थी। हाँ जी, अजीब है वैसे ये टेस्ट मैच भी ना। बहुत अजीब है, लेकिन कहना जिंदगी 4 दिन दी, टेस्ट मैच 5 दिन था। और उसमें भी जीतने के लिए जरूरी यही है ना कि दोनों 2-2 इनिंग्स भी खेलें। अब ये तो वैसे तीसरे चौथे दिन पता चल जाता है कि क्या सूरत हाल है, लेकिन जो क्रिकेट के सही वाले फैन है ना, वो कहते हैं असल क्रिकेट तो होंगी टेस्ट क्रिकेट सी, हुण T20 की ये टुल्ला लग गया तो लग गया, नहीं लगा तो ना लगा। तो बहरहाल वो क्या कहते हैं, खुरम शहजाद सरगोदा से बिलोंग करते हैं जी, उन्होंने और आमिर जमाल ने उनको ये आज तो एक मतलब आमिर सरगोदा से नहीं है कि वो भी, नहीं आमिर सरगोदा से नहीं है, लेकिन खुरम भी बेसिकली सुना ये कि जी मंडी बहुत दिन से ताल्लुक है, लेकिन क्रिकेट इन्होंने सरगोदा से ही खेली है। और आज पाकिस्तान के लिए एक बड़ी पॉजिटिव चीज़, और बॉलिंग में वैसे ही हम लोग इतना, हमारी ज़मीन इतनी ज़रखेज़ है बॉलर्स के हवाले से कि बड़े ज़बरदस्त बॉलर्स प्रोड्यूस होते हैं। इन दोनों ने भाई डेब्यू मैच में 8 विकेटें ली, 6 जो हैं वो खुरम शहजाद ने गालिबन और 2 विकेट्स आमिर जमाल ने अपने डेब्यू मैच में। और दूसरा ये है कि दे बिकेम द 14th पाकिस्तानी क्रिकेटर जिन्होंने डेब्यू मैच में जो है वो 5 या उससे ज़्यादा विकेटें ली हैं। तो ये 14वें वो खिलाड़ी बन चुके हैं दोनों। सॉरी, खुरम शहजाद की अगर हम बात करें। और इससे पहले 1964 में गालिबन ये एजाज़ किसी पाकिस्तानी के नाम आया था, आरिफ हसन साहब थे या कुछ ऐसा नाम था। आई विश कि ऐसा कोई बैट्समैन भी हमारा बैटिंग साइड पे भी ऐसा कुछ टैलेंट सामने आना शुरू है ना। नहीं, आई एम वेरी होपफुल कि अब होगा, क्योंकि अब हमने फोकस भी किया। लेकिन हफीज़ भाई को कोशिश करनी चाहिए कि सरगोदा के अंदर स्पोर्ट्स का, वैसे एक अदीम लतीफ़ हैं, उन्होंने भी 1-2 इंटरनेशनल शारजा में खेले, लेकिन उसके बाद फिर वो टेस्ट वाली साइड पे आ गए। और लेकिन ये तो हफीज़ भाई को चाहिए ना, हफीज़ भाई आप सरगोदा में कोई इस तरह के इनिशिएटिव्स लें। सॉरी मिस्टेक हो गई, आमिर जमाल ने 6 विकेटें ली हैं। अच्छा, सॉरी यार, तो खुरम ने कम ली है। मेरा डाटा करेक्ट करवाने का शुक्रिया। और इससे ये भी साबित हुआ कि टीपू हमें देखता है एंड नहीं, इसका मतलब ये है टीपू हमें कभी कभी देखता है और टेस्ट मैच बाकायदगी से और देखता भी तब है जब हमारा डाटा गलत हो, करप्ट हो रहा हो। थैंक यू वेरी मच यार, बहुत शुक्रिया। तो बहुत शुक्रिया टीपू की कहना है, कहूँ भी तो सही। नहीं, मैंने बस इतना ही कहना था टीपू। अच्छा, दिसंबर का महीने में आपने शायरी की बात तो कर ली, लेकिन दिसंबर इज ऑल्सो नोन फॉर वेडिंग सीजन। ये टॉपिक तो मैं सूट करता है यार जुबैर, प्लीज। नहीं, लेकिन जो चल रहा है क्यों नहीं सूट करता मुझे। कहते हैं मुझे ही तो सूट करता है। जी बिल्कुल, वेडिंग सीजन है यार, बस सब क्या करें। उसका वेडिंग सीजन ठीक है ना यार, दिसंबर में। आई मीन इतने फंक्शंस, गैदरिंग्स रिलेटिवली ईजी हो जाती हैं। आप एयर कंडीशन का खर्चा बच जाता है, ठंडी का वो गीजर दबाया भी तो जानता। ओह माय गुडनेस, आप उस पॉइंट ऑफ व्यू सोच, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू अलग है। नहीं तो एयर कंडीशन वाला पॉइंट ऑफ व्यू कौन सा है? मेरा मतलब है कि शादी अटेंड करने के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहा हूँ, और आप शादी करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वो चाय और अंगीठियाँ नहीं रखते शादियों में, सर्दियों में उस तरफ आ जाए। इतना ये एक दफ़ा शादी होनी है, अंगीठियाँ रखी थी बहुत, मैं कोयले के ट्रक फेंकवाए थे, मुझे याद है जब मेरी शादी थी। तो कितने एसी आपने, एक दफ़ा शादी होनी है, कितने के एसी लगवा देंगे आपने? कौन सा पक्के लगवाने हैं? हॉल वालों को किराया देना है एसीयों का यार। गर्मी में ज़रा आई मीन आप अपने आप को ख़वातीन के हवाले से अगर बात करें यार, थोड़ा मतलब मेकअप शेकअप अच्छा हो जाता है। जो नमूनियाँ करवा लेती हैं कपड़ों के शौक में और चाह में, ये भी बात सही ठीक है। वो मतलब वो नेट वाले बाजू और मतलब स्लीवलेस और जिस तरह के ड्रेसेस यार देख के सानू डबल ठंड लगन लग जाती है। मैं एक और कोट जैकेट पा लेना। ये बात है, कुआरा शख्स ही कर सकता है। क्यों? मैं तो नो कमेंट्स भाई, उनका मैटर है, आप इसमें बोल नहीं सकते। आप बोल रहे हो आपकी शादी हुई नहीं, कैसे आप ऐसे बताएं? हाँ, आप तो ज्यादा बता सकते हैं। पूछा होगा ना कि बेगम शादी में आने से 10 मिनट पहले तुमने वो भालू वाली कैप पहनी हुई थी, मोटा सा स्वेटर जर्सी पहनी हुई थी, शादी के लिए तैयार हो गए। आप मेरी बात सुने, थोड़ा सा इजी हो जाए, रिलैक्स। अच्छा, कैब्स भी चल रही हैं, अगर गाड़ी नहीं है
ज़रूर आपने 70 पे बिठा के जो किसी शादी हॉल में जाके शादी अटेंड करवानी है, तो ख़वातीन जो हैं वो अपना पूरा इंतज़ाम रखती हैं, वो हॉल के अंदर जाके ऑफ कोर्स एयर कंडीशन होता है, वहाँ जाके अपनी जो है जितना उन्होंने पिघलना है, फिर मेकअप, फिर मेकअप, 25-30 हज़ार का मेकअप करवाया होता है ना, वो वहाँ जाके वो ऐसा नहीं है कि वो वहाँ पे रज़ाई ले लेंगी, वो उनकी मजबूरी है। 25 हज़ार रुपये का जो अटेंड करने वाला है वो इतने का मेकअप करवा रहा है। मेरा ख्याल है यार इतना तो हो जाता है किसी अच्छे सैलून। चलो एवरेज से कर लो 10-15 हज़ार तो फिर भी कहीं नहीं गए भाई, किधर फिर रहे हो, आओ तो सही इस मैदान में देखें तो सही इसको। क्या बातें करना बहुत आसान है। साद इज़ वॉचिंग एंड इज सेइंग सर आप भी शादी कर लें, अब वेडिंग सीजन है। साद अली थैंक यू यार, क्या आपके दोस्त हैं? काश मैं इस दफ़ा तुम्हें मैं डायरेक्ट पढ़ा रहा होता ना तो तुम्हारे मैं नंबर लगा देता आज इसलिए इस तरह की बातें कर रहे हो। आज मुझे कहता है मेरी वो पुरानी तस्वीर देख के, सर आप तो फवाद अफजल खान लग रहे हैं जिंदगी गुलजार है वाले। तो इसमें तो कोई शक नहीं। अच्छा आपने तो नहीं कभी ऐसा कहा, लोगों के सामने कहें, किसी को पता चले, को मेरी इज्जत करे मैं कहा यार मैं तो खुद साख्ता सा जॉन विक थोड़ा सा बनने की कोशिश करता हूँ, फिर वो बाल मुझे ना इरिटेट करने लग जाते हैं और मैं कटवा देता हूँ। तो थैंक यू साद, आप देख रहे हैं। इसके अलावा नदीम इकबाल हमें देख रहे हैं। उस्ताद जी आपका भी बहुत शुक्रिया। अच्छा शादियों की बात हमने इसलिए शुरू की थी कि आजकल सोशल मीडिया के ऊपर एक शादी बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड कर रही है जी, और वो है इकरीब। क्या इकरीब? अच्छा वो कौन है? वो इकरा और अरीब, ये दो कोई व्लॉगर्स हैं और इनमें से जो खातून हैं वो सरगना हैं एक व्लॉग की जिनका नाम है सिस्ट्रोलॉजी। तो ये 3-4 सिस्टर्स हैं, व्लॉगिंग करते हैं। तो मैंने आपको दिखाया था। अच्छा वो वाला, हाँ तो वो बहुत ज़्यादा टॉप ट्रेंड कर रही है। मैं उस मोमेंट को रिक्रिएट करना चाह रहा था, इन्होंने मुझे दिखाया एंड आई सेड कि तो इन्होंने कहा व्लॉगर है, मैंने कहा तो क्या हुआ, हम क्या करें, ये हमारे साथ व्लॉगर बैठे हुए हैं। वो निकल गए ना उस बात के आने से पहले। अच्छा वैसे ये एक ट्रेंड तो चला है, लोग अपनी पर्सनल लाइफ को वीडियो लॉग की सूरत में यूट्यूब पर या इस तरह के प्लेटफॉर्म्स पर लेकर आ रहे हैं। बट द पॉइंट इज़ इस पर बड़ी बहस भी है, डिबेट भी है। व्हाट इज़ योर पॉइंट ऑफ व्यू? व्हाट डू यू थिंक? इज़ इट ओके और इज़ इट ओके फॉर अ क्लास, सर्टन क्लास and not okay for certain class, another class? या overall what is your point of view? समझ नहीं आ रही अभी, इसी वजह से मैंने तो फिलहाल शुरू नहीं किया। बड़ी ये अजीब सी बात होती है, मतलब अगर लेट सपोज चले, डोंट यू थिंक इट्स अ शो ऑफ योर लाइफस्टाइल एज वेल? मतलब ऑनलाइन आप ही करना पड़ता है ना। आप जिस भी क्लास से बिलोंग करते हैं, ऑफ कोर्स जब आप अपनी लाइफ को व्लॉग करेंगे तो lots of people, those who are not from your class, will be able to look into your lifestyle basically, and that will create a kind of a desperation, I mean, yes, and जो class मेरा तो एक ये point of view भी है, I guess। बिल्कुल आप क्या समझते हैं? इतनी खूबसूरत बात आपने की है। मैं खूबसूरत बात नहीं करता हूँ, बस सुने तो सही। हमारी आइडियोलॉजी तो जहाँ से हमने ट्रेन होना था ना, वो तो ये है, कहती हमें कि आप अगर अपने घर में फल लेके आए हैं, फल आपने खाए हैं, तो उनके जो छिलके हैं ना, वाह क्या कहने, वो भी ज़रा पड़ोसी, हमारी रिवायत तो ये हमारी रिवायत तो ये थी, आप उसको ढांपें। आप घर में कोई चीज़ लेके आ रहे हैं ना, कोई गोश्त लेके आ रहे हैं या कोई इस तरह की खाने पीने की चीज़, तो थैले चला करते थे। तो हमें भी मतलब मुझे याद है कि जब हमारी ग्रूमिंग हो रही थी तो हमारे पेरेंट्स हमें ये समझाते थे कि अगर थैला क्यों नहीं लाया गया, नहीं, हाँ, और नहीं, मेरे साथ तो ये एक्सपीरियंस हुआ कि अगर एक थॉट है ना, एक फ़िलासफ़ी ये समझाई गई कि अगर आप के पास कुछ भी है और आप वो डिस्क्लोज कर देते हो अमंग योर सिबलिंग्स, देन यू हैव टू शेयर दैट थिंग। यस। तो मैं फिर बहुत सियाना था, आई नेवर डिस्क्लोज माई पोजिशंस विद माई यू नो टू माई सिबलिंग्स, आई यूज्ड टू कीप देम सीक्रेट। एंड रिजल्ट्स वगैरह नहीं, कोई भी पोजीशन आपके पास, कोई भी चीज़ है। अच्छा पोजीशन, मैंने कहा पोजीशन, नहीं पोजीशन तो लेकिन तो नेड़े भी नहीं बढ़ के पोजीशन के साथ हमारा दूर दूर का वास्ता नहीं था। वाज एन एवरेज स्टूडेंट, 70% और 80 के दरमियान में रहा हूँ मैं। एक दफ़ा की गलती से 80 से जंप कर गया था, मुझे खुद परेशानी हो गई थी। 70 वाले क्या समझ रहे हैं आप अपने आप को? एवरेज? हाँ मैं तो एवरेज ही समझ रहा हूँ। एवरेज नहीं, 70 वाले तो नहीं ना, 60 से नीचे वाले एवरेज होते हैं यार। मेरे जो दोस्त थे ना, के ऊपर तो फर्स्ट डिवीजन आ जाती है यार। मेरे जो दोस्त हैं जो सक्सेसफुल हैं, बिलीव मी और नॉट, वो इस रेशो से ऊपर वाले हैं। तो मैं इसको मतलब वो 90 में ही रहते होंगे ना, नॉट 90 नेसेसरली, बट 80+ % मार्क्स तो स्कूल लाइफ में। यार क्या हो गया सुबह? हाँ, तो व्हाट डू यू थिंक ऑफ? कोई भी नहीं यार, मुझे तो याद है हमारे मैट्रिक में 75। अच्छा, पर्सनल लाइफ शुड नेवर बी व्लॉग्ड, इट शुड बी पर्सनलाइज्ड। बट व्हाट आर वी डूइंग राइट नाउ? आई मीन मीनवाइल मैंने एक कमेंट पढ़ा, आई एम डिस्कसिंग राइट नाउ माय पर्सनल लाइफ। व्हाट डू यू थिंक? डिस्कसिंग योर पर्सनल एक्सपीरियंस इज समथिंग एल्स रादर शोइंग योर पर्सनल लाइफ?
like in the just live pretend to, एक तो pretend नहीं होता, नेचुरल होता है. कैमरा लेके उठ जाओ, ये मैं उठ गया हूँ, ये मैं नाश्ता बना रहा हूँ, ये मैंने अंडा तोड़ दिया, ओह ये नीचे गिर गया. मतलब ये तो हो रहा होता है व्लॉग्स में. मुझे वैसे हैरत हुई, यू आर इनटू व्लॉग्स ऑफ व्हाई. हाँ अच्छा, ये भी एक अच्छा जवाब आया है जी कि जब व्लॉग हो गया तो फिर उसमें पर्सनल तो नहीं हो गया. हाँ व्लॉग्स की टाइप है, पर्सनल नहीं हो गया. वी आर नॉट सेइंग दैट कि वो पर्सनल है. वी आर सेइंग दैट योर डेली रूटीन विच इज यू नो विच शुड बी अ पर्सनल थिंग, बट व्हेन यू व्लॉग इट ऑफ कोर्स फिर तो वो पर्सनल नहीं रहती है. मैं हम ये नहीं कह रहे कि वो पर्सनल है. व्लॉग में भी देखें आपका थ्रू आउट वो सारा तो नहीं होता. मैं अब एक यहाँ पे जो मकसद है उस पॉइंट पे आएंगे, डेस्परेटी और डेस्परेशन क्रिएट करने का वजह बन रही है कि नहीं बन रही, उस पे बन रही है. क्योंकि एक चीज़ है कि बेसिकली व्लॉग होता है कि आप अपनी ज़िंदगी का कोई एक स्पेसिफिक रोल है और उस रोल से रिलेटेड आप थोड़ा सा अपनी रूटीन शो करते हैं. लेट्स सपोज ज़ुबैर खालिद बहुत कुछ है या मुबशर खान बहुत कुछ है, उनमें से एक उसका वॉइस ओवर आर्टिस्ट होना एक बात है. तो वो ज़रा स्पेसिफाई किस्म का हो जाए कि भाई वो वॉइस ओवर के हवाले से जिस दिन आज ही मैं एक रिकॉर्डिंग के लिए जा रहा हूँ, इसको यूं कर लेते हैं कि अब लोग जिनके पास कोई स्पेशलिटी नहीं है ना, कोई इस तरह की खासियत नहीं है, तो वो उसने फिर ये पर्सनल व्लॉग या अपना लाइफस्टाइल जो है जी, मैं ऐसे उठता हूँ, ये मेरा रूम है जी और मेरा ये है. और ये जाहिर है देखने वाले, मैंने आपको बताया ना कि वो मिसाल मैंने क्यों दी कि भाई छिलके जो फ्रूट्स के हैं या फलों के छिलके हैं उनको भी ज़रा पड़ोसी से छुपा के आपने करना. ख्वाहिश है, दिल में ख्याल तो आता है. Do you think that we'll be able to convince these millennials right now कि यार ये थोड़ा सा odd है, sharing your personal happenings of your life, मॉर्निंग कैसे हो रही है, डे रूटीन कैसे चल रही है. बट आई थिंक ये भी इतना इशू नहीं है. इशू पता है कहाँ शुरू होता है? इफ़ समवन इज़ यू नो, जैसे कि ये कहा गया कि जी इफ़ यू व्लॉग योर डेली रूटीन तो नथिंग पर्सनल लेफ्ट देयर. अगर आपने व्लॉग कर लिया उसे, बिल्कुल ठीक है. देयर इज़ नथिंग रॉन्ग इन व्लॉगिंग ऑफ योर पर्सनल लाइफ. बट पता है गड़बड़ कहाँ से शुरू होती है? जब आप उसमें, अब बहुत सारी ऐसी व्लॉग्स हैं जो वायरल भी हुए वीडियोस, लोगों ने बहुत क्रिटिसाइज़ भी किया. जब आप ऐसे कुछ उसके अंदर अनएथिकल, अनवांटेड या कुछ जैसे कहते हैं तहजीब से आरी किस्म की हरकतें और चीज़ें जो आप करके दिखा रहे होते हो, जैसे डक्की भाई की टेंट टिपू कर रहा है, डक्की भाई की टेंट भी ट्रेंड कर रही है. एग्जैक्टली. और वो उसने उसके अलावा वो एक पिक्चर वायरल हुई एंड आई वाज स्टन्ड, यू नो. मैं तो परेशान हो गया, घबरा गया, हैरान हो गया कि हो क्या रहा है. वो एक इवेंट, वो एक लड़की, एक अपना, मैं क्या उसको एक्सप्लेन करूँ, आई वोंट बी एबल टू एक्सप्लेन दैट ऑन लाइव कैमरा, बट उन्होंने अपनी लाइफ का एक बड़ा अजीब व गरीब इवेंट सेलिब्रेट किया केक के ऊपर. आई गेस आप लोग पहुँच गए होंगे, और ये नहीं पहुँचे इनको हम पहुँचा देंगे आफ्टर दिस शो. तो अजीब किस्म की चीज़ें जब आप करते हैं जो तहजीब से आ रही होती हैं, जो अनएथिकल शुमार होती हैं, कंसिडर होती हैं थैंक गॉड अब तक, वो अगर आप व्लॉग के नाम पे कर रहे हैं वो फिर फजूल है, बहुत फजूल है. इसमें क्रिंज तो फिर है बहुत सारा. और जी आज हम शादी पे जा रहे हैं तो जाएं भाई, हमें क्या है, सब जाते हैं. ढोल की आवाज़ आ रही है तो जाएं यार, आप गुजर जाएं यहाँ से, शादी पे जा रहे हैं और लोग. बट अगेन यार बात एक और भी है, व्यूज तो मिल रहे हैं ना, क्लिक्स तो मिल रहे हैं. हाँ वो ना टिपिकल वो डायलॉग, वो भी जैसे इनका फराज साहब का वो शेर है ना कि वो मिसरा जो मैंने कहा ना, खलकते शहर तो कहने को फसाने मांगे. तो एक डायलॉग हिंदी डब्ड में मैंने वो देखी, पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन. जी. तो उसमें वो बोलता है जॉनी डेप, बदनाम होंगे तो क्या नाम ना होगा. हाँ. तो ये वाली 110% फिलॉसफी जो है वो अब अमल दरामद इस पे होने लग गया है. वो कहते हैं कि नेगेटिव पब्लिसिटी इज ऑल्सो अ पब्लिसिटी. भाई हमें ट्रेंड करना चाहिए, हम जिस भी काम में कर लें. और आपने देखा कि उस तरह की ओछी हरकतें हरीम शाह और इस तरह के और कुछ व्लॉगर्स हैं, या और बहुत सारे हैं, इवन डक्की भाई खुद ये देख लें कि वो लाइव उमीगल वगैरह पे आके इन्होंने जो फजूलियात की. अच्छा ये कोई जनरेशन गैप तो नहीं है? डू यू थिंक दैट दिस इज एन a new phenomena which is emerging and rising, and we belong, जो हम criticize करते हैं, we are not, you know, from that generation. We are unable to process it or understand it. Somehow future आगे यही है, लोगों ने इसी तरह यही content बनना है, लोगों ने अपने लाइफ भी दिखानी है, अपनी शादियाँ भी दिखानी है, बच्चा भी हो रहा है, प्रेगनेंसी रिपोर्ट भी शेयर हो रही है, टेस्ट ट्रिप करने से पहले भी वीडियोज़ बनाई जा रही हैं. ये पाकिस्तान में हो रहा है. Do you believe this? Can you imagine? हाँ, ये हमें लग रहा है, अगर मिलेनियल्स और आने वाली जनरेशन को ये नहीं लग रहा है तो पता नहीं हम किस तरफ जा रहे हैं. आप बता रहे थे ना, अंधेरा उजाला. You know, this the situation right now is very frightening.
नहीं, अंधेरा उजाला आपने कहा ना कि जब रिपीट पे चला तो हमने देखा, तो आपको अच्छा लगा ना? यार उसमें अपने मैसेज दौर होता था। में भी अच्छा था। अलिफ नून मुझे याद है, ये 70s में कोई या 80s में अलिफ नून जो है ऑन एयर हुआ होगा पीटीवी पे। अलिफ नून भी हमने यूट्यूब पे देखा। जब कंटेंट क्रिएशन की बात आ जाती है, आई थिंक वी हैव दिस, वी शुड फील दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ, यू नो, वी हैव टू ब्रिज आवर ट्रेडिशन, आवर कल्चर, आवर तहजीब टू द नेक्स्ट जनरेशन बाय मेकिंग सच कंटेंट। कुछ ना कुछ तो ट्रांसफ़र हो, नहीं तो फिर इस तरह की रिपोर्टें शेयर होंगी, लाइव अल्ट्रासाउंड भी आने लग जाएंगे। इससे जरा नेक्स्ट लेवल के वो चले जाएंगे। तो फिर मैं क्या, किस तरफ जा रहा है ये माशरा, ये किस तरफ जा रहा है? तो यू नो, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर वो वाले चीज़ें, अच्छा कंटेंट उस वक्त का भी वो अच्छा कंटेंट था, ठीक है, और अभी भी उसको एक अच्छा कंटेंट समझा जा रहा है, तो हमें भी कोशिश करनी चाहिए कि अच्छा तो अपनी तरफ से बनाए ना। यहाँ पे मैं वो कहता हूँ कि वो दरवेश वाली कहानी ना यहाँ पे फिट मैं करने की कोशिश करता हूँ कि वो जैसे बिच्छू को उठा निकाल रहे होते हैं वो पानी से, और वो दोबारा डंक मारता है, वो दोबारा पानी में गिर जाते हैं, तो कोई देख के कहता है कि आप कुछ जब डंक मार रहा है तो आप बस उसे जाने दें। वो कहता है वो अपनी बुरी फितरत या खसलत जो है वो उसको नहीं छोड़ रहा, तो मैं अच्छी क्यों छोड़ दूँ। तो दिस इज़ अगेन, मुझे वो क्या कहते हैं कि अपनी इसकी ब्रांडिंग करने की थोड़ी सी ज़रूरत तो नहीं है, बट मैं कोशिश ये कर रहा हूँ, और लोग भी कर रहे हैं, और लोगों को भी करना चाहिए कि जहाँ पे इस तरह का क्रिंज कंटेंट या ऐसा कंटेंट जिसके अंदर मकसद नहीं है, तो कोई बामकसद कंटेंट जो है अब पता है क्या प्रॉब्लम ये कि हमें पे बड़ा क्रिटिसिज्म भी आया ना, और हमने फेस भी किया कि nobody wants to listen to long talks like serious discussion like you guys are doing. तो एक तो ये है कि हमारा थोड़ा सा ओपिनियन ये है कि यार वी आर नॉट डूइंग इट फॉर द मैसेज और फॉर द लार्जर ऑडियंस, we are doing it for all of those who just want to discuss, who want to talk about these things, who want to listen about these things, these problems, these social issues, मैं तो कहूँगा social evils हैं ये। yes. and but again content creators पर बहुत बड़ी responsibility है। वो उन तमाम लोगों पे, बहुत सारे अच्छे लोग भी हैं, बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं, और क्रिंज के ख़िलाफ़ वो ख़िलाफ़ या एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू है, ज़ाहिर है वो उनके उस हवाले से उस पर क्रिटिसिज्म भी करते हैं, करना भी चाहिए, लेकिन द बेस्ट क्रिटिसिज्म विच वी कैन डू और एनी कंटेंट क्रिएटर कैन डू is make good content. Exactly. The best revenge is to look good. Exactly. ये मैंने कोटेशन पढ़ी थी। ज़ुबैर असलम हमें देख रहे हैं, प्रिंसेस मानो हमें देख रही हैं। ज़ुबैर असलम कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम ज़ुबी भाई एंड मुबशिर भाई। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू। समन इम्तियाज़ वड़ाइश कह रही हैं जिसका किसी दूसरे को फ़ायदा ना हो उसको सोशल क्या किया जाए। सही बात कर रही हैं, यही हम तो ऑलमोस्ट डिस्कस कर चुके हैं। मुफस्सिर रियाज़ हमारे साथ हैं, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। मुफस्सिर आपका भी बेहद शुक्रिया, और भी जितने लोगों का शुक्रिया, और उन लोगों का भी शुक्रिया जो बाद में देख रहे होते हैं, तो थैंक यू। जुनैद कह रहे हैं सबसे अच्छा काम शाहिद अनवर कर रहा है। शाहिद अनवर और हमें रियलाइज करवाता है गरीबों। अच्छा ये भी है कोई? शाहिद अनवर, आप शाहिद अनवर को नहीं जानते? नहीं, मैं मुझे नहीं वो याद। तो मसरूफ लोग मसरूफ से ज़्यादा मजदूर। फ्रैंकली मैंने इतना कंटेंट नहीं देखा, मुझे भी इसी तरह मिलेनियल्स में से ही किसी ने कहा कि शाहिद अनवर बहुत वायरल है, मैंने कहा हो गया यार मैं क्या करूँ। लेकिन जब मैंने देखा बहुत सारे सीरियस पॉडकास्टर्स ने अमेरिका में उनके घर जाके उनका इंटरव्यू किया है। शाहिद अनवर साहब वो कहते हैं मैं तो चाहता हूँ कि कोई दुनिया में गरीब ना रहे, उस वजह से मैं गैरत दिलाने के लिए गरीबों का मजाक उड़ाता हूँ। एक अजीब ही केस है, बट आई डोंट वांट टू कमेंट मोर अबाउट दैट। कुछ लोग कहते हैं स्कैम है। एंड यार जुनैद टीपू, थैंक यू वेरी मच, आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया। हसन भट्टी हमें देख रहे हैं, भट्टी साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने भी देखा। एंड यस, ऑलमोस्ट हम अपने एवरी गुड थिंग्स, ऑल गुड थिंग्स कम्स टू इट्स एंड। बिल्कुल। तो हमारा ये आज का भी पॉडकास्ट है, चाहिए वैसे ऑन एयर बता दें ताकि सनद रहे। जी आज वाली एपिसोड से भी मुतमईन हैं कि नहीं? नहीं, आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड। वी हैव टॉक्स lots of things. Yes. उसमें कुछ अच्छा भी था। मेरी एक तवील नज़्म उसके लिए माजरत। लेकिन वही असल में अच्छी थी। नहीं, ज़ुबैर की नज़्म ज़्यादा अच्छी थी। यार ये हम बाद में कर लेंगे ना। अच्छा, छोड़ें आप कैमरे के सामने क्या, हम बाद में एक दूसरे की तारीफ कर लेंगे। जहांगीर अवान आपका बहुत शुक्रिया, जितने व्यूवर्स हैं और जो बाद में देखेंगे आप सबका बेहद शुक्रिया। हमारा इस तरह का और इसके साथ का कंटेंट और भी आ रहा है, और बजाय हम क्वांटिटी के वी आर ट्राइंग कि क्वालिटी जो है उसके ऊपर फोकस करें। तो इसी वजह से शायद उसमें आपको लगेगा कि इनके भाई भाषण ही देते हैं, ये कोई राशन या कोई कंटेंट उस तरह से नहीं देते। भाषण नहीं है, बेसिकली हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है, द वे वी लुक एट थिंग्स एंड इश्यूज। अगर आप भी आपका अपना क्या कहते हैं अंदाजे
बयां होगा, नुक्ता नज़र होगा, आप शेयर कीजिए पॉइंट ऑफ व्यू अपना, फील फ्री टू शेयर। एंड हमारे पेजेस हैं अलिफ बे फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम, टिकटॉक और यूट्यूब चैनल है। हम लिंक्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। मैं हर एपिसोड में कहता हूँ, एंड इंशाल्लाह आप लोग की दुआओं की भी ज़रूरत है। बहुत ज़बरदस्त कंटेंट बन रहा है, वेरी सुन वी आर गोइंग टू अपलोड दैट ऑन आवर चैनल। सो